राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। मैं दिनकर सिंह आपका स्वागत करता हूं रसायन विज्ञान के इस संपूर्ण कोर्स में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तत्वों के आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता। और आज हम रेडियो सक्रियता को विस्तृत रूप से देखेंगे और वो सारा टॉपिक हम इस क्लास में कवर करेंगे, जिससे रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आपका बीपीएससी लेवल तक के सारे एग्जाम का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता। हम रेडियो सक्रियता के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा और गामा किरण निकालती है, वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा एवं गामा किरण निकालती है, उसको रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को, इस संपूर्ण प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं यानी कि रेडियो सक्रियता कहते हैं। फिर से समझिए, वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा एवं गामा किरण निकालती है, उसको रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और इस पूरा प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, थोड़ा हम लिख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए और अच्छे से। ठीक है, लिखिए, वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर, मतलब कि अपने आप विखंडित होता है, टूटता है और उससे विखंडित होकर अपने आप टूटता है और उससे अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलता है। ठीक है, स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा एवं गामा किरण निकलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस तत्व को क्या कहते हैं, तो उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और इस पूरा प्रक्रिया को, इस पूरा प्रोसेस को और इस पूरा प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मतलब कि वैसा तत्व, वैसा एलिमेंट जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा एवं गामा किरण निकालती है, उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और इस पूरा प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के जनक कौन माने जाते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी के जनक माने जाते हैं, उनका नाम है हेनरी बैकुरेल। हेनरी बैकुरेल माने जाते हैं जनक। अभी आप 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया 70वीं बीपीएससी में कि रेडियो सक्रियता के जनक कौन माने जाते हैं, और ऑप्शन में था बैकुरेल। तो वहां भी इसका आंसर क्या होगा, बैकुरेल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेडियो सक्रियता का इकाई क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेडियो सक्रियता का इकाई क्या होगा। इसका इकाई होगा बैकुरेल होगा। कोई भी जानते ही है, साइंटिस्ट अपने नाम पे ही रखते हैं, बैकुरेल होगा। मगर रेडियो सक्रियता के 3 इकाई माने जाते हैं। एक तो बैकुरेल हो गया, दूसरा क्यूरी और तीसरा रदरफोर्ड। अब इनको क्यों माना गया है क्यूरी और रदरफोर्ड को, ये समझना जरूरी है। सिर्फ बता दूंगा तो आप लिख लोगे, पढ़ लोगे, बाद में भूल जाओगे, मगर समझना जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैडम क्यूरी एक महिला थी। मैडम क्यूरी वो 2 तत्व का खोज की थी, एक रेडियम और दूसरा पोलोनियम। और ये जो रेडियम और पोलोनियम जो 2 तत्व है, वो रेडियो एक्टिव तत्व है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व है। तो ये जो मैडम क्यूरी थी, 2 रेडियो सक्रिय तत्वों का खोज करती है, इसीलिए क्यूरी को भी रेडियो सक्रियता का इकाई माना जाता है। ठीक है, मैडम क्यूरी को। अब देखिए, मैडम क्यूरी से एक और बात बहुत ही रिलेटेड है जो कि इम्पोर्टेंट है।
मैडम क्यूरी के परिवार को ही नोबेल परिवार कहा जाता है। अब आप पूछिएगा कि सर मैडम क्यूरी के परिवार को नोबेल परिवार क्यों कहा जाता है? तो मैडम क्यूरी के परिवार को नोबेल परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैडम क्यूरी के परिवार के अधिकांश सदस्यों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके परिवार के अधिकांश सदस्यों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए मैडम क्यूरी के परिवार को नोबेल परिवार के नाम से भी परिवार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर रेडियो सक्रिय तत्व था जो कि स्वतः विखंडित हुआ, जिससे अल्फा बीटा और गामा किरण निकला, और इस पूरा प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कह दिए। अब रेडियो एक्टिविटी का अंतिम उत्पाद क्या होगा, मतलब कि लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा? तो याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता का अंतिम उत्पाद लीड यानी कि पीबी जिसको हिंदी में कहते हैं सीसा, तो इसका अंतिम उत्पाद सीसा होता है। ठीक है, इस सबको जो पॉइंट मैं आपको समझाया हूँ, इस सबको मैं आपको पॉइंट के माध्यम से लिखा देता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैडम क्यूरी, आप तब तक बताइए कि मैडम क्यूरी के द्वारा किस दो तत्वों का खोज किया गया था? तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम और पोलोनियम दो तत्व है, दोनों तत्वों का खोज किया गया था। और ये कैसा तत्व है? तो ये रेडियो सक्रिय तत्व है। देखिए, पहला स्टार डाल के लिखिए, रेडियम और पोलोनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था, और इसी कारण बस इनको रेडियो सक्रियता का इकाई कहा गया। इकाई क्या कहा गया? तो क्यूरी माना गया एक इकाई रेडियो सक्रियता का। दूसरा पॉइंट लिखिए, रदरफोर्ड ने भी रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था, इसलिए रदरफोर्ड को भी इकाई माना गया है। किसका? तो रेडियो सक्रियता का इकाई माना गया एक रदरफोर्ड। तो कुल कितने इकाई हो गए रेडियो सक्रियता का? तो रेडियो सक्रियता का कुल 3 इकाई हो गया। कौन कौन? पहला बैकुरेल, दूसरा क्यूरी, और तीसरा रदरफोर्ड। तीसरा क्या हो गया? रदरफोर्ड हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए कि रेडियो सक्रियता का अंतिम उत्पाद, तो मैं आपको भी बताया हूं कि रेडियो सक्रियता का अंतिम उत्पाद क्या बचता है? तो पीबी यानी कि लीड, इसी को हिंदी में कहते हैं सीसा। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखिए कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में लिखिए। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में मैडम क्यूरी एवं एफ जूलियट ने बताया था। देखिए, यहां हम कुछ पॉइंट लिखे। रेडियम और पोलोनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम और पोलोनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था, इसलिए रदरफोर्ड का इकाई, इसलिए रेडियो सक्रियता का इकाई मैडम क्यूरी को मानते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने भी रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था, इसलिए रेडियो सक्रियता का एक इकाई हम रदरफोर्ड भी मानते हैं। इसलिए इसका 3 इकाई हो गया। एक तो बैकुरेल भाई साहब जो इसके जनक माने जाते हैं, दूसरी क्यूरी मैडम हो गए, तीसरे रदरफोर्ड हो गए। रेडियो सक्रियता का अंतिम उत्पाद सीसा यानी कि पीबी यानी कि लीड बचता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में ये भी 2 नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में आने का, मैडम क्यूरी और
एफ जूलियट, या फिर इनका नाम लिखते हैं तो कहीं कहीं पे ई क्यूडी भी लिखा रहता है, ई क्यूडी और एवं एफ जूलियट। ठीक है, हम लोगों ने अभी रेडियो सक्रियता के बारे में अच्छे से समझा कि रेडियो सक्रियता क्या है, इसका इकाई क्या है, इसके जनक क्या है, इसका अंतिम उत्पाद क्या बचता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अल्फा बीटा और गामा करण के बारे में। और अगर आप यहाँ एक टॉपिक और लिख लें जो मैं आपको बताया था, मैडम क्यूरी के परिवार को नोबेल परिवार कहा जाता है। मैडम क्यूरी के परिवार को नोबेल परिवार कहा जाता है। अगला टॉपिक हम देखेंगे, अब हम अल्फा बीटा और गामा किरण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले लिखिए अल्फा किरण, दूसरा लिखिए बीटा किरण, मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। तीसरा लिखिए गामा किरण। यहां से भी क्वेश्चन आने का बहुत संभावना रहता है, इसलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ समझाऊंगा भी और सब कुछ लिखाऊंगा भी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किताब में तो सब कुछ लिखा होता है, अब सब कुछ में से कितना इम्पोर्टेंट है वो समझना बहुत जरूरी है। और जो मैं आपको पढ़ाऊं, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपको यहाँ समझा दूं, ताकि आपको उसको बस एक नज़र रिकैप करना हो। ऐसा नहीं कि टीचर लिखा जिसको समझना है ये हो कैसे गया। मैं कोशिश करता हूँ, मैं जो भी चीज़ लिखवाता हूँ उसको समझा कर लिखवाता हूँ या लिखवा कर समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अल्फा किरण के बारे में, बीटा किरण के बारे में और गामा किरण के बारे में। देखिए अल्फा किरण, नाम से ही देखिए अल्फा किरण, अल्फा पे कैसा चार्ज होगा, तो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो याद रखिए अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बीटा किरण पे निगेटिव चार्ज होगा और गामा किरण उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अल्फा किरण जो होता है ना, ये याद रखिएगा, अल्फा किरण का जो आकार होता है इसका आकार हीलियम के जैसा होता है। जैसा आकार हीलियम का होता है वैसा ही आकार अल्फा किरण का होता है। बीटा किरण की बात करते हैं तो बीटा किरण का आकार कैसा होता है, तो बीटा किरण का आकार इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। कैसा होता है, तो बीटा किरण का आकार इलेक्ट्रॉन जैसा होता है और गामा किरण का आकार किसी के जैसा नहीं होता है। ठीक है, इसको किसी से तुलना नहीं किया गया है। तीसरा पॉइंट समझिए, आयनन क्षमता अल्फा किरण का सबसे ज्यादा होता है, बीटा किरण का आयनन क्षमता अल्फा से कम होता है और गामा किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होता है। गामा किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होता है। अगर वही हम भेदन क्षमता की बात करते हैं तो अल्फा किरण का भेदन क्षमता सबसे कम होगा, बीटा का उससे ज्यादा। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरण का होता है। आप लोग मूवी देखते हुए गामा किरण निकलता है, एक रेड सा लाइट सा निकलता है गामा किरण, और वो बॉडी से क्रॉस कर जाता है और पता भी नहीं चलता और आदमी पार्ट से पूरा एकदम बहुत ही बारीकी से कट जाता है आदमी, और बहुत ही प्यार से कट जाता है उससे। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, देखते हैं बड़ा बड़ा शिप को भी गामा किरण काट देता है। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसमें है, तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरण में है और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरण में है। उसके बाद हम बात करते हैं गति के बारे में, किसका गति कैसा है, तो अल्फा किरण का गति लाइट के गति का 1/10वां भाग होता है। लाइट के गति का 1/10वां यानी कि 10वां भाग होगा लाइट के गति का। बीटा किरण की बात करते हैं तो लाइट के स्पीड का 9/10वां भाग होगा। और अगर वही हम गामा किरण की बात करते हैं तो गामा किरण लाइट के स्पीड का लगभग बराबर होगा। गामा किरण लाइट के स्पीड का लगभग बराबर होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कैसा चार्ज होता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज होता है। और गामा किरण कैसा होता है, तो गामा किरण पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है।
दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका आकार, यह आकार नहीं लिखिए, यह हीलियम के जैसा होता है, यह हीलियम के जैसा होता है, यह हीलियम के जैसा होता है। यह किसके जैसा होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। और यह भाई साहब किसी के जैसा नहीं होता है, यह किसी के जैसा नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। मैं क्या बताया था, मैं आपको समझाया था कि इसका आयनन क्षमता, आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है, आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका बात करते हैं अगर आयनन क्षमता की, तो इसका आयनन क्षमता अल्फा से ज्यादा होता है, और इसका बात कर सॉरी अल्फा से कम होता है। और सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्फा का होगा। लाइट का इशू हो गया था। ठीक है, आगे देखिए। तो सबसे ज्यादा आयनन क्षमता अल्फा का किरण का होता है, उसके बाद बीटा किरण का आयनन क्षमता अल्फा से कम होता है, और गामा किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होता है, गामा किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होता है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट, देखिए भेदन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे अब हम। भेदन क्षमता, तो अल्फा किरण का भेदन क्षमता सबसे कम होता है, अल्फा किरण का भेदन क्षमता सबसे कम होता है। बीटा किरण का भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होगा। और गामा किरण का अगर हम भेदन क्षमता की बात करें, तो भेदन क्षमता सबसे अधिक होगा, तो गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इतना सारा लाइट का लोड इन्वर्टर पे नहीं ले पा रहा है, इसलिए कभी कभी लाइट बंद हो जा रहा है। ठीक है, देखिए पांचवा पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो इसका वेग लाइट के वेग का 1/10वां भाग होता है। अगर इसका वेग लाइट के वेग का 9/10वां भाग होता है, वहीं अगर गामा किरण के वेग की बात करते हैं, तो लाइट के वेग के लगभग बराबर होता है। तो लिख लीजिए, लाइट के वेग या लाइट के स्पीड के लगभग बराबर होता है। देखिए, तो अल्फा किरण, ये अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा किरण पे निगेटिव चार्ज होता है, और गामा किरण उदासीन होता है। अल्फा किरण कैसा होता है? तो हीलियम के जैसा होता है। बीटा किरण कैसा होता है? तो बीटा किरण इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, और गामा किरण किसी के जैसा नहीं होता है। अगर हम आयनन क्षमता की बात करें, तो सबसे ज्यादा अल्फा किरण का होता है, उससे कम बीटा किरण का, और गामा किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होता है। अगर हम भेदन क्षमता की बात करते हैं, तो सबसे कम अल्फा किरण का होता है, उसके ज्यादा बीटा किरण का, और गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। उसके बाद हम वेग की बात करते हैं, तो अल्फा किरण का वेग लाइट के वेग का 1/10वां भाग होता है, बीटा किरण का वेग लाइट के वेग का 9/10वां भाग होता है, और गामा किरण का वेग लाइट के वेग का लगभग बराबर होता है। ठीक है, ये हम अल्फा बीटा किरण के बारे में विशेषता देख लिए। अब हम अगला टॉपिक डालेंगे समूह विस्थापन नियम। मैं आपको बताऊंगा कि किसी तत्व से अल्फा समूह विस्थापन नियम के अंतर्गत
मैं आपको समझाऊंगा कि किसी तत्व से अगर अल्फा किरण निकलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर उससे बीटा किरण निकलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यही अल्फा और बीटा किरण के बारे में पूछा भी जाता है कि किसको निकालने से समस्थानी का निर्माण होता है, किससे समभारी का निर्माण होता है। यही क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, आइए तो हम अगला टॉपिक डालेंगे समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम या इसी को कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल। ये समूह विस्थापन नियम के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले हम जानते हैं कि समूह विस्थापन नियम का जनक किनको माना जाता है। ठीक है, तो समूह विस्थापन नियम के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर सैंडी एवं फैजन। ठीक है, याद रखिए सैड फैजन, याद रखिए सैड फैजन से याद रहेगा। प्रोफेसर सैंडी एवं फैजन को समूह विस्थापन नियम का जनक माना जाता है। समूह विस्थापन नियम का जनक किनको माना जाता है, तो फिर से सुनिए, प्रोफेसर सैंडी और फैजन को समूह विस्थापन नियम का जनक माना जाता है। अब हम देखते हैं समूह विस्थापन नियम में होता क्या है। तो देखिए मैं लिखवा देता हूं, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट लिखिए। इसमें समूह विस्थापन नियम का आप अगर पहला पॉइंट लिखिए, इसमें कहता है किसी रेडियो सक्रिय तत्व से किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है एवं परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। देखिए, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। समझिए कैसे, एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, यूरेनियम जो कि एक परमाणु रेडियो सक्रिय एलिमेंट है, 92 235, ये हम ले लिए यूरेनियम। अब देखिए इसमें से हम एक अल्फा किरण को निकाल देते हैं। जब भी हम एक अल्फा किरण को निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी, तो 92 में से 2 गया 90, और परमाणु द्रव्यमान में से 4 की कमी यानी कि 235 में से 4 गया तो 231। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि परमाणु की रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकाले हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी हुई है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हुई है। क्या इसका पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है एवं परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा ये कहा गया। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, दूसरा पॉइंट कहा गया है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है
और परमाणु द्रव्यमान समान रहता है, परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट में कहा गया है किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा किरण निकालने पर परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है एवं परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि किसी भी किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा किरण अगर हम निकाल देते हैं तो परमाणु संख्या में एक का वृद्धि हो जाएगा और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वही अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी, परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यूरेनियम 92-235, इसमें से हम निकाल दिए एक बीटा किरण। अगर हम इसमें से एक बीटा किरण निकाल देते हैं तो इसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 93 हो जाएगा और परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 235 ही रह जाएगा। और आप जानते हैं जब दो तत्वों का जब किसी एक तत्व का परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए और परमाणु द्रव्यमान सेम रहे तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम समभारिक कहते हैं। तो इससे क्या होता है? तो इससे समभारिक का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? समभारिक का निर्माण होता है। यहाँ पे आप नोट देके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर बीटा किरण निकालने से किसका निर्माण होता है? तो बीटा किरण निकालने से समभारिक का निर्माण होता है। बीटा किरण निकालने से किसका निर्माण होता है? तो समभारिक का निर्माण होता है। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अल्फा किरण निकालने से परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। और बीटा किरण निकालने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे, अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकाल लिया जाए और उसके बाद 2 बीटा किरण निकाल लिया जाए तो उससे क्या होगा? तो उससे हमारा समस्थानिक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? समस्थानिक का निर्माण होगा। कैसे होगा समस्थानिक का निर्माण? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इससे पहले मैं तीसरा पॉइंट आपको लिखवा दूं। जरा तीसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण एवं दो बीटा किरण निकालते हैं तो समस्थानिक का निर्माण होता है। अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण और 2 बीटा किरण निकालते हैं
तो समस्थानिक का निर्माण होता है। कैसे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल ये यूरेनियम 92 एंड परमाणु द्रव्यमान इसका 235। अब देखिए इससे हम एक अल्फा किरण निकाल लिए, एक अल्फा किरण निकाल लिए तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी, 231 हो गया। अब देखिए इसमें से हम दो बीटा किरण निकालते हैं। जब भी इसमें से हम 2 बीटा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि, 92 90 होगा, परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि होगी तो यह पुनः 92 हो जाएगा और परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा यानी कि 231 रह जाएगा। तो आप देखिए क्या इसका परमाणु संख्या और इसका परमाणु संख्या इक्वल है? तो हाँ इक्वल है। तो किसका निर्माण हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे निर्माण हुआ समस्थानिक का। इसीलिए मैं आपको बताया हूं किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण एवं 2 बीटा किरण निकालते हैं तो समस्थानिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? समस्थानिक का निर्माण होता है। ये हमारा था समूह विस्थापन नियम। क्या था? समूह विस्थापन नियम, जो कि दिया गया था प्रोफेसर सैंडी और फैजन के द्वारा। ये आप लोगों ने विस्तृत रूप से समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु रिएक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे परमाणु रिएक्टर के बारे में। ठीक है, देखिए परमाणु रिएक्टर क्या होता है और बात करेंगे कि परमाणु रिएक्टर का खोज किसने किया था और परमाणु रिएक्टर का खोज कब किया गया था। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया था, प्रथम परमाणु रिएक्टर बनाया गया था कब बनाया गया था, उसका नाम क्या था, उसके बाद कौन कौन परमाणु रिएक्टर बनाया गया, परमाणु रिएक्टर में के मतलब उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, इसके कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग होता है, कोर में क्या होता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहला टॉपिक डालेंगे, सबसे पहला टॉपिक परमाणु रिएक्टर। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो ये ना एक प्रकार का नियंत्रक अभिक्रिया है। क्या है? नियंत्रक अभिक्रिया है। नियंत्रक श्रृंखला अभिक्रिया है, इसलिए कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। परमाणु नियंत्रक का कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो परमाणु के वो नियंत्रक श्रृंखला अभिक्रिया में नहीं आता, वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। श्रृंखला अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि वही सेम चीज बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं परमाणु रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का खोज कब हुआ था। याद कीजिए, जब हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 ईस्वी में, उसी समय अमेरिका विश्वविद्यालय में एक आदमी था जो कि इटली का था, एक प्रोफेसर था जो इटली का एक प्रोफेसर था जिसका नाम था एनरिको फार्मी। वो उस समय अमेरिका विश्वविद्यालय में परमाणु रिएक्टर का खोज किया था। कब किया था? 1942 ईस्वी में। इनका नाम क्या था? एनरिको फार्मी। अब नाम थोड़ा कंफ्यूजन है, याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, फार्मर का बेटा कभी हार मानता है तो नहीं, फार्मर का बेटा जल्दी हार नहीं मानता है क्योंकि वो मेहनत को देखा है। तो देखिए फार्मी, एनरिको फार्मी, ना रुके फार्मी, याद रखिए, ना रुके फार्मर का बेटा तो ना रुके फार्मी, तो ना रुके तो एनरिको फार्मी, इससे काफी हद तक नाम आपको याद रहेगा। एनरिको फार्मी जो कि कहाँ के थे? तो ये प्रोफेसर इटली के थे और ये अमेरिका विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी में परमाणु रिएक्टर का खोज किया था। देखिए कब किया था?
1942 ईस्वी में एक इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एनरिको फार्मी। क्या नाम था? एनरिको फार्मी। और एनरिको फार्मी के द्वारा अमेरिका विश्वविद्यालय में खोज किया गया था। ठीक है, 1942 ईस्वी में इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एनरिको फार्मी, और इसी भाई साहब के द्वारा अमेरिका विश्वविद्यालय में परमाणु रिएक्टर का खोज किया गया था। ठीक है, परमाणु रिएक्टर का खोज किया गया था। यहाँ पे एक आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के वर्तमान में 3% बिजली का उत्पादन इसी के माध्यम से होता है, यानी कि परमाणु रिएक्टर के माध्यम से होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि वर्तमान में 3% बिजली का उत्पादन परमाणु रिएक्टर के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे परमाणु रिएक्टर के भाग के बारे में। परमाणु रिएक्टर के भाग के बारे में, भाग से तात्पर्य यह है कि परमाणु रिएक्टर में कौन चीज कैसे प्रयोग होता है, मतलब कि इसके कोर में क्या चीज का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो याद रखिए परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। दूसरा, इसके कोर में, कोर यानी कि सबसे भीतरी भाग, कोर में क्या होता है? तो इसके कोर में भी यूरेनियम ही होता है एवं एल्यूमिनियम का मोटा परत होता है। एल्यूमिनियम का परत होता है। तीसरा, नियंत्रक के रूप में इसको कंट्रोल क्या चीज से करते हैं? तो कंट्रोल बोरन और कैडमियम से करते हैं। बोरन एवं कैडमियम से कंट्रोल करते हैं। चौथा, नियंत्रक हो गया मंदक। अगर इसको थोड़ा सा इसको डाउन करना हो, मंद करना हो, इसको इसे रिटार्ड करना हो, इसको मंदन के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल कौन होता है? D2O के मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। देखिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। इसके कोर में क्या होता है? तो यूरेनियम होता है और एल्युमिनियम का चादर होता है। नियंत्रक के रूप में बोरन और कैडमियम का प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में, मंदन लिख दिए, मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल के मिश्र धातु का प्रयोग करता है। 5वां पॉइंट लिखते हैं, ईंधन हो गया, कोर हो गया, नियंत्रक हो गया, मंदक हो गया। उसके बाद परिरक्षक के रूप में, या कुछ विस्फोट वगैरह हो गया तो कंट्रोल के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं? परिरक्षक के रूप में 7 मीटर मोटा कंक्रीट का दीवार एवं उस दीवार पर एल्यूमिनियम का परत लगा होता है। उस दीवार पर एल्युमिनियम का परत लगा होता है। अब अगर इसको ठंडा करना है तो शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो शीतलक के रूप में सोडियम एवं पोटेशियम का
प्रयोग करते हैं। देखिए फिर से समझिए, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। इसके कोर में यूरेनियम एवं एल्यूमिनियम का पतला परत होता है। नियंत्रक के रूप में बोरन और कैडमियम का प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल के बने मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। परिरक्षक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में हम लोग 7 मीटर मोटा कंक्रीट का दीवार एवं एल्युमिनियम की परत का प्रयोग करते हैं। और शीतलक के रूप में सोडियम एवं पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़े परमाणु रिएक्टर के भाग के बारे में कि परमाणु रिएक्टर में किस चीज का क्या प्रयोग करते हैं। अब हम भारत के संदर्भ में परमाणु रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में परमाणु रिएक्टर कब बना। तो देखिए 1956 ईस्वी में यानी कि आजादी के बाद 1956 ईस्वी में बम्बई के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर सबसे पहले परमाणु रिएक्टर बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो जिसका नाम रखा गया था अप्सरा। जिसका क्या नाम रखा गया था? अप्सरा। तो देखिए, याद रखिए, लिखिए 1956 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम बॉम्बे के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर परमाणु रिएक्टर बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था अप्सरा। याद रखिएगा, प्रथम परमाणु रिएक्टर बनाया गया था भारत में, उसका नाम था अप्सरा। इसके बाद बहुत सारा परमाणु रिएक्टर बनाया गया। जिसका एक का नाम था जर्लीना, एक का नाम था पृथ्वी, एक का नाम था ध्रुव, वगैरह वगैरह बहुत सारा परमाणु रिएक्टर बाद में बनाया गया। तो हम लोग परमाणु रिएक्टर के बारे में पढ़े। 1942 ईस्वी में एक इटली के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था इनरिको फार्मी, के द्वारा अमेरिका विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर का खोज किया गया, बनाया गया। परमाणु रिएक्टर के पार्ट्स के बारे में देखते हैं तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसके कोर में यूरेनियम होता है और एल्युमिनियम का परत होता है। उसके बाद मंदक के रूप में D2O भारी जल और ग्रेफाइट के बने मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। उसके बाद परिरक्षक के रूप में 7 मीटर मोटा कंक्रीट का दीवार का प्रयोग करते हैं और उस दीवार पर एल्युमिनियम की परत लगी होती है। मंदक के रूप में तो समझ लिए, शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम का प्रयोग करते हैं और नियंत्रक के रूप में बोरन और कैडमियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम भारत के संदर्भ में देखें परमाणु रिएक्टर, तो 1956 ईस्वी में मुंबई के ट्रॉम्बे नामक स्थान पर सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर बनाया गया था और इस परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। बाद में जर्लीना बनाया गया, ध्रुव, पृथ्वी और भी बहुत सारे परमाणु रिएक्टर बनाए गए थे। हम लोग परमाणु रिएक्टर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन। ठीक है, अगला टॉपिक डालेंगे परमाणु संलयन। इससे पहले पढ़ेंगे परमाणु विखंडन, ही पहले पढ़ लेते हैं। परमाणु विखंडन कोई न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं या नाभिकीय विखंडन कहते हैं। टॉपिक डालिए परमाणु विखंडन, इसी को कहते हैं नाभिकीय विखंडन और इसी को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन।
दूसरा टॉपिक डालेंगे परमाणु संलयन, या इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। आइए इसके बारे में हम समझते हैं कि परमाणु विखंडन क्या होता है। जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको परमाणु संलयन कहते हैं। और जब एक भारी नाभिक टूटकर हल्के हल्के नाभिक में बिखरते रहता है और टूटते ही रहता है, ये प्रोसेस लगातार होते रहता है, तो टूटते ही रहता है, उसको परमाणु विखंडन कहते हैं। परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर हमारा परमाणु रिएक्टर काम करता है। परमाणु विखंडन के सिद्धांत पे हमारा परमाणु बम काम करता है, परमाणु बम का न्यूक्लियर बम काम करता है। उसके बाद बात करते हैं परमाणु संलयन, जिसमें कि दो हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा व प्रकाश निकलता है। उसे परमाणु संलयन कहते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे तारा। जैसे कि सूरज भी हमारा एक तारा है, और सूरज के अंदर हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनता है। मतलब कि दो हल्के हल्के नाभिक वाले हाइड्रोजन जुड़कर एक भारी नाभिक वाले हीलियम का निर्माण करता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा व प्रकाश निकलता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। ठीक है, लिखते हैं जब कोई भारी नाभिक वाला तत्व टूटकर हल्के हल्के नाभिक वाले तत्व का निर्माण करता है, तब उसको परमाणु विखंडन कहते हैं। और इसमें लिखेंगे जब कोई भारी नाभिक वाला तत्व टूटकर जब कोई हल्के नाभिक वाला तत्व जुड़कर भारी नाभिक वाला तत्व का निर्माण करता है। जब कोई हल्के नाभिक वाला तत्व टूटकर भारी नाभिक वाले तत्व का निर्माण करता है, तो उसको परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है परमाणु बम, और इसका एग्जाम्पल है परमाणु रिएक्टर। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा हाइड्रोजन बम, और इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा कोई भी तारा लाइक अ सूरज। ठीक है, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन आप समझ गए। जब कोई भारी नाभिक वाले तत्व हल्के हल्के नाभिक वाले तत्वों में टूटता है, उसको परमाणु विखंडन कहते हैं। और जब कोई दो हल्के हल्के नाभिक वाला तत्व जुड़कर एक भारी नाभिक वाले तत्व का निर्माण करते रहता है, इस प्रोसेस को परमाणु संलयन कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, परमाणु संलयन देख लिए, परमाणु विखंडन देख लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, क्योंकि यहाँ पे नाभिक टूटा है। परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन के बारे में थोड़ा हम इसको और डिस्क्राइब करते हैं, यही कर दिए रहते हैं, थोड़ा इसको हम और डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि परमाणु बम अलग है और परमाणु रिएक्टर अलग है। परमाणु बम कंट्रोल नहीं किया जा सकता और परमाणु रिएक्टर कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तृत करते हैं। नाभिकीय विखंडन,
देखिए, नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है। एक अनियंत्रित एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का इससे क्या समझेंगे, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, परमाणु रिएक्टर और परमाणु रिएक्टर एग्जाम का नियंत्रण किया जा सकता है। क्या चीज से नियंत्रण करते हैं, तो बोरन और कैडमियम के द्वारा नियंत्रण करते हैं। देखिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जिसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसका एग्जाम्पल है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर को नियंत्रित किया जा सकता है बोरन और कैडमियम के द्वारा। वही हम बात करते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा परमाणु बम। जो हमारे पाकिस्तान है, पाक भाई हमेशा कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है और हम परमाणु बम चला देंगे। ठीक है, परमाणु बम चला देंगे। तो ये परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन हम समझ गए। हमारा रेडियो सक्रिय तत्व के अंतर्गत एक और टॉपिक है जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, मैं सोचता हूँ उसको भी बता ही दूं, ताकि अच्छे से टॉपिक खत्म हो जाए। एक होता है अर्ध धातु काल। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अर्ध धातु काल। अर्ध धातु काल क्या होता है, पहले मैं आपको अर्ध धातु काल के बारे में समझाता हूं। देखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं या रेडियो एक्टिव मैटर लेते हैं, या मतलब कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ को आधा होने में जितना समय लगता है उसको अर्ध धातु काल कहते हैं। मान लीजिए कि इस मार्कर में जितना इंक है, इसका आधा इंक जितना समय में खत्म होगा इस मार्कर का अर्ध, मान लीजिए कि मार्कर है, यह एक प्रकार का रेडियो सक्रिय पदार्थ है और इस मार्कर से हम लिखना शुरू करते हैं और मार्कर इधर से घिसना शुरू करता है। और जब तक जितना देर में ये आधा होगा, जितना समय में ये मार्कर आधा पूरा घिस जाएगा, उसी समय को अर्ध धातु काल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध धातु काल, या फिर इसी को कहते हैं इंग्लिश में हाफ लाइफ पीरियड। क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। टॉपिक डालिए अर्ध धातु काल। ठीक है, देखिए, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ को आधा होने में जितना समय लगता है, उस समय को अर्ध धातु काल कहते हैं। किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ को आधा होने में जितना समय लगता है उसी समय को अर्ध धातु काल कहते हैं। अब देखिए, इसका हम एग्जाम्पल नहीं, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई
रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक है, कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है और इसका अर्धधातु काल यानी कि आप हाफ लाइफ पीरियड 2 मंथ का है। मतलब कि इस रेडियो सक्रिय पदार्थ को आधा होने में 2 महीना का समय लगता है। तब इसको 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 1/8 होने में कितना समय लगेगा? देखिए, आप इसको बनाइए। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्धधातु काल, अर्धधातु काल 2 महीना का है, तब इसको 1/8 होने में कितना समय लगेगा? देखिए, मान लीजिए 1 था, आधा होने में इसको कितना का समय लग रहा है? 2 मंथ का। फिर इससे इसको आधा होने में कितना का समय लग रहा है? 2 मंथ का। फिर इससे इसको आधा होने में कितना का समय लग रहा है? 2 मंथ का। मतलब कि इसको 1/8 होने में कितना समय लगा? 2 मंथ, 2 मंथ और 2 मंथ, यानी कि 2 + 2 + 2, यानी कि इसको 6 महीना का समय लगेगा। देखिए, 6 महीना का समय लगेगा। क्या कहता है फिर समझिए, अर्धधातु काल है किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ को आधा होने में जितना समय लगता है उसको रेडियो सक्रिय, उसको अर्धधातु काल कहते हैं। इसी आधार पर एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्धधातु काल 2 महीने का है और उसका तो बताइए इसको 1/8 होने में कितना समय लगेगा? तो इस 1 का हाफ होने में 1/2, 1/2 का आधा होने में फिर इसको 2 महीना का समय लगेगा, फिर 1/4 का आधा होने में इसको 2 महीने का समय, तो कुल इसको 6 महीना का समय लग जाएगा। अब हमारा सारा टॉपिक खत्म हुआ और हम यहीं पे एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके तहत हम बताएंगे कुछ समस्थानिक का उपयोगिता। कि समस्थानिक का कुछ उपयोगिता होता है, कुछ उपयोगिता हम समस्थानिक का पढ़ाएंगे। लिखा देते हैं, सबसे अच्छा है, आपको याद रहेगा आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक डालेंगे कुछ समस्थानिक की उपयोगिता। ठीक है, सबसे पहला लिखिए कार्बन 14। दूसरा लिखिए सोडियम 24। तीसरा लिखिए आयरन 56। चौथा लिखिए आयोडीन 131। पांचवा लिखिए कोबाल्ट 60। छठा लिखिए पोटेशियम 32। अब देखिए, हम लिख लेते हैं कि किसका क्या प्रयोग होता है। C14 का प्रयोग क्या होता है? तो C14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में करते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं रक्त परिसंचरण में करते हैं। आयरन 56 का प्रयोग करते हैं क्या चीज में? तो एक अमोनिया रोग होता है, एनीमिया रोग में करते हैं। आयरन 131 का प्रयोग करते हैं घेंघा रोग में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर रोग में। और पोटेशियम 32 का प्रयोग करते हैं उर्वरक निर्माण में। ठीक है, उर्वरक निर्माण में। यहीं पे एक और टॉपिक लिख लीजिए, यूरेनियम लेड विधि।
यूरेनियम लेड विधि। यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग का बात करेंगे तो इसका प्रयोग करते हैं ऐतिहासिक भवन की आयु ज्ञात करने में। मतलब कि ऐतिहासिक भवन हो या कोई बहुत सारा पुराना भवन हो। दूसरा, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। ऐतिहासिक भवन हो गया, पृथ्वी की आयु ज्ञात हो गया। चट्टान की आयु ज्ञात करने में तो ये बताते हैं कि ये टर्सरी पीरियड का है, ये क्वाटरनरी पीरियड का है। तो यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग करते हैं ऐतिहासिक भवन की आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में और चट्टान की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, हमारा रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी पूरा खत्म हुआ। यहाँ इतना को आप अच्छे से लिखिए और इसको रिवाइज कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि सारा क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का इस पे आपका बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं यहीं पे। राधे राधे।